क्लास 11th चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आज हम करने वाले हैं हॉल मिल का ये लेसन है, जिसको लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का मतलब है कि हमें मरने से घबराना नहीं चाहिए अगर हम साथ साथ हो। यहाँ एक परिवार की कहानी है कि जो पूरी दुनिया की सैर करने निकला है समुद्र मार्ग से, एक छोटे से जहाज़ से, एक छोटे से शिप में, और किस प्रकार से वो जाते हैं समुद्र में और किस प्रकार से वो सफ़र करते हैं और सफ़र में क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आती है और उन बाधाओं से निपटते हुए वो एक टापू पर पहुंच जाते हैं। उसकी पूरी ये कहानी है, तो उस कहानी को हम देखेंगे। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, यानी कि ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि जुलाई 1976 को उनकी वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 यानी कि 6 साल का उनका बच्चा है जिसका नाम है जोनाथन, डॉटर सुजेन, उनकी डॉटर है जिसका नाम है सुजेन, उसकी आयु है 7 ईयर्स, एंड आई, और वो ऑथर खुद, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से वो अपनी सफ़र शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी कि जेम्स कुक नाम के एक कैप्टन है और आज उस समय से 200 साल पहले उन्होंने वर्ल्ड वॉयज का मतलब है यहाँ पर दरियाई सफ़र या तो समुद्री सफ़र उन्होंने तय की थी। पूरी दुनिया वो घूमे थे समुद्र में। तो 200 साल पहले यानी कि 200 ईयर्स एगो ये घटना घटी थी, और उसी घटना को डुप्लीकेट करना मतलब कि उसके जैसे ही सफ़र करने के लिए ये लोगों ने ठान ली है और ये लोग निकले हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our सीफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। वो कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से मैरी और वो, उनकी जो आयु है वो 37 ईयर ओल्ड है और वो बिजनेसमैन है। ये उन्होंने एक सपना देखा था, हैड ड्रीम्ड मतलब यहाँ पर सपना देखा था। क्या सपना देखा था? ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, यानी कि जो एक्सप्लोरर यानी कि कैप्टन जेम्स कुक जो थे, जिन्होंने 200 साल पहले दरियाई सफ़र खेड़ा था पूरी दुनिया का, तो उनके जैसा ही दरियाई सफ़र खेड़ना या तो दरियाई सफ़र में जाने की एक सपना ऑथर ने देखा है। यहाँ पर सेलिंग इन द वेक का मतलब है कि आगे किसी ने भी ऐसी सेल की है, दरियाई मुसाफरी की है, तो वैसे ही मुसाफरी करने का सपना यहाँ पर ऑथर ने देखा है। उनको एक इंटरेस्ट जगा है, उन्होंने मन में ठाना है कि ऐसी मुसाफरी सफ़र वो करेंगे। और फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सीफरिंग स्किल्स इन द ब्रिटिश वाटर्स, और पिछले 16 सालों से उनका ये सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए पिछले 16 सालों से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेजर टाइम का मतलब है कि जब जब उनका फ्री टाइम होता है तो तब वो क्या करते हैं? होनिंग अवर सीफरिंग स्किल्स। होनिंग अवर सीफरिंग स्किल्स का मतलब है कि शार्पन द स्किल्स ऑफ सेलिंग द ओशन, यानी कि ओशन को खेड़ने के लिए, ओशन की सफ़र करने के लिए, समुद्र की सफ़र करने के लिए एक स्किल होनी चाहिए, एक अच्छा कैप्टन होना चाहिए जहाज़ का व्यक्ति को, और उसकी प्रैक्टिस पिछले 16 सालों से ये लोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी कि ब्रिटिश का जो ब्रिटेन के आजू बाजू का जो मतलब दरिया है, समुद्र है, उसमें वो ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। अवर बोट वे वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, उनकी जो बोट है, जो शिप है, उसका नाम है वे वॉकर। उसकी जो लंबाई है वो 23 मीटर है, उसका वज़न है 30 टन, और वो किससे बना है? तो वुडन यानी कि वो लकड़े से बना है। हल्ड ब्यूटी, वुडन हल्ड का मतलब है यहाँ पर मेन पार्ट ऑफ द
शिप दैट गोज़ इन द वाटर दैट इज़ कॉल्ड हल हियर, यानी कि जो शिप का जो मेन पार्ट होता है, जो कमान आकार का होता है जो नीचे से, और वो पूरा रहता है समुद्र के अंदर, पानी में रहता है। तो ऐसा 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, यानी कि उनका जो वेव वॉकर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा दिखने वाला एक जहाज़ है, छोटा सा एक बोट है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको प्रोफेशनली बिल्ट किया गया है। प्रोफेशनली बिल्ट का मतलब है कि ऐसी बड़ी सफ़र को तय करने के लिए उसको बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और कई महीनों तक वो उसको बनाने में, फिर उसको टेस्ट करने में उन्होंने लगाए, और रफेस्ट वेदर यानी कि जितना भी कड़ा हवामान, कड़ा वेदर उनको मिले समुद्र में, ऐसे वेदर्स में उसको टेस्ट किया गया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, और उनका ये जो प्लानिंग था वो 3 साल का था कि 3 साल में उनको पूरा जो समुद्र है उसको तय करना है। तो फर्स्ट लेग का मतलब है यहाँ पर पोर्शन ऑफ द ट्रिप, यानी कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ट्रिप। उनकी जो ट्रिप है उसका फर्स्ट पोर्शन जो था वो 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास द प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यानी कि 1,05,000 किलोमीटर की उनकी जो जर्नी थी, जब से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की तब से लेकर के, क्योंकि उनका 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, और 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी उन्होंने तय की है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक? तो फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर के केप टाउन जो डाउन है, यानी कि नीचे की ओर है, आप नक्शे में भी उसको देख पाएंगे। तो वहाँ तक की 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी है वो उन्होंने तय कर ली। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, और ईस्ट में जाने के लिए अब उनको, क्योंकि वहाँ से और भी आगे जाना है, ईस्ट में आगे उनको सफ़र तय करना है, तो और भी काफ़ी कठिनाइयाँ आगे आने वाली है, तो इसलिए उन्होंने 2 क्रूमैन का मतलब है कि जो टुकड़ी होती है जो जहाज़ में, तो उसको हम क्रू बोलते हैं। तो ऐसे 2 व्यक्ति उन्होंने लिए हैं जिनके नाम है अमेरिकन, एक व्यक्ति है अमेरिकन है जिनका नाम है लैरी विजिल, एंड स्विट्ज़रलैंड से एक व्यक्ति है जिसका नाम है हब सेगलर, हु हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। और अब आगे का जो समुद्र है वो काफ़ी रफ़ है, काफ़ी तूफ़ानों वाला समुद्र है, तो उसको टैकल करने के लिए ऐसे 2 जानकार व्यक्ति उन्होंने अपने साथ में लिए हैं। द सदर्न इंडियन ओशन, और उस रफेस्ट सी का नाम है सदर्न इंडियन ओशन, यानी कि जो हिंद महासागर है उसमें अब उनको प्रवेश करना है, और वहाँ से आगे की उनको अपनी जो सफ़र है उसको तय करना है। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन से निकल जाते हैं तो दूसरे दिन वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो जैसे जैसे वो आगे निकलते जाते हैं वैसे वैसे वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रीज, गेल्स का मतलब है कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पवन जो होते हैं, जो हवाएं होती है वो बहुत तेज़ चलने लगती है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और पिछले कई वीक्स से वो जो है वो कंटिन्यूसली बह रही है उस समुद्र में। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन ये तेज़ हवाएं जो है वो उनकी चिंता का कारण नहीं है। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट। लेकिन जो वेव्स हैं, जो समुद्र के जो लहरें हैं वो इतनी ऊंची हैं, उनकी जो हाइट्स है उसके कारण उनको चिंता होती है, क्योंकि वो 15 मीटर ऊपर उठती है। 15 मीटर का मतलब है कि लगभग 45-50 फीट्स के आजू बाजू के ऊपर, यानी कि 4 से 5 मंजिले इमारत होती है, उसके जितनी ऊंची वो लहरें हैं वो उठने लगी है। यानी कि एज हाई एज अवर मेन मास्ट, मास्ट जो है वो किसी भी जहाज़ में सेंटर पोल होता है एक लंबा सा, जिसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती है, या तो वहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो लगाई जाती है। तो ऐसा जो मेन मास्ट है उनका जो बड़ा सा पोल है जो शिप के मध्य में होता है उसे हम मास्ट कहेंगे यहाँ पर। तो उस मास्ट के जितनी ही ऊंची जो लहरें हैं वो उठने लगी थी, वो उनकी चिंता का कारण था। December 25 फाउंड अस
3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और दिसंबर 25 के दिन यानी कि उस तारीख को वो 3500 किलोमीटर दूर गए थे ईस्ट की ओर केप टाउन से। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, और काफ़ी बैड वेदर था। एट्रोशियस वेदर का मतलब है वेरी बैड वेदर, काफ़ी तूफ़ानी वेदर होने के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री के साथ उनके जो हॉलीडेज़ हैं क्रिसमस के, क्योंकि 25 दिसंबर है तो वो क्रिसमस होती है उस दिन, और फिर 31 दिसंबर जो होती है वो लास्ट डे होता है, और फिर 1 जनवरी नया साल हो जाता है। तो ये उनका त्यौहार है। तो वो उन्होंने समंदर में ही यानी कि समुद्र में ही उनके जो हॉलीडे है वो उन्होंने बिताए क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर आ गया फिर भी, यानी कि 25 तारीख के बाद 1 जनवरी आ गई, उसके बाद भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट दिखने को मिला नहीं है। वेदर जो है वो वैसे का वैसा ही है, बिगड़ा हुआ ही है। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन रीजन का मतलब है यहाँ पर सोचना, टू थिंक इन अ लॉजिकल वे, दैट इज़ कॉल्ड रीज़न। तो उन्होंने सोचा कि ये जो वेदर है वो काफ़ी जल्दी चेंज हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। हाँ, लेकिन वो चेंज हुआ, उनकी सोच जो है वो आधी सच हुई, वो चेंज हुआ लेकिन अच्छा नहीं हुआ, और भी काफ़ी बिगड़ गया। यानी कि ट्रू ब्रिंग अबाउट बैड रिजल्ट्स, वर्स का मतलब है यहाँ पर, तो वो काफ़ी और भी ख़राब हुआ। एट डॉन ऑन जनवरी 2, यानी कि जनवरी 2 जनवरी का डे है ये, और उसकी डॉन का मतलब है प्रभात है, उसके सुबह है। द वेव्स वर जाइजेंटिक, और जो वेव्स है लहरें हैं वो और भी काफ़ी जाइजेंटिक यानी कि बहुत बड़ी इनॉर्मस हो चुकी है। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, और ये लोग जो है वो सेलिंग कर रहे हैं विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। जिब का मतलब है यहाँ पर ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ यूज्ड एज अ सेल, यानी कि जो मास्ट होता है, बीच में जो खंबा होता है, बहुत बड़ा पोल होता है, उस पोस्ट के यानी कि उस पोल के इर्द गिर्द, उस मास्ट के इर्द गिर्द 2 बड़े त्रिकोण आकार में ट्रायंगुलर शेप में कपड़े लगे होते हैं कि जो हवाएं जो बहती है, ये एक टेक्निकल मैटर है, हवाएं जो बहती है तो उसको दिशा देने के लिए शिप को उस बहती हुई हवाओं से दिशा मिलती है, तो दिशा देने के लिए वो लगाए जाते हैं। एक बड़ा जिब होता है और एक छोटा जिब होता है, दोनों त्रिकोण आकार के, जिसको हम शड भी कहते हैं। तो ऐसे शड वहाँ पर लगे हुए हैं। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, मतलब नॉट्स जो है वो एक नाप है, एक डिस्टेंस नापने का एक प्रमाण है, एक क्राइटेरिया है। तो उस हिसाब से उन्होंने इतना तय किया है, ऐसा कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। और जैसे जैसे उनकी जो शिप है वो लहरों पर चढ़ जाती है तो वो काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर आ जाते हैं उसका मतलब है कि वो दूर दूर तक समंदर को देख पाते हैं। तो एंडलेस यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा समंदर उनको दिखाई देता है। और इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि और भी बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो उनके सामने रोलिंग होती हुई उनके सामने आती उनको दिखाई देती है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो पवन है उसकी जो स्क्रीमिंग यानी चीखे, मतलब पवन की जो आवाज़ है, क्योंकि पवन जब तेज़ बहता है तो वो आवाज़ करने लगता है। और जो स्प्रे यानी कि जो वाटर स्प्रे यानी कि जो थपाटे आती है लहरों की उनके ऊपर जो पड़ती है, ये दोनों चीज़ें उनके कानों के लिए काफ़ी पेनफुल यानी कि दुखदाई होती है। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब उनकी जो बोट है उसकी स्पीड को इनको क्या करना है, डाउन यानी कि उसको कम करना है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब। जिब मैंने उसका मीनिंग पहले आपको बता दिया। तो वो जो मास्ट के ऊपर लगा हुआ जो कपड़ा है उसको हम बोलेंगे जिब। तो उसको उन्होंने उतार लिया, एक उतार लिया, एक है और एक उतार लिया है।
एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग। लेस्ड का यहाँ पर मतलब है कि उसको बड़े ही वायलेंट तरीके से उसको मूव कराया। अ हैवी मूरिंग रोप, एक मूरिंग रोप होता है कि जो शिप को कस के मास्ट के साथ उसको बांधा जाता है इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न जो है वो एक ऐसा पार्ट है शिप का, बैक पार्ट ऑफ द शिप, यानी कि शिप का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हम यहाँ पर स्टर्न बोलेंगे। स्टर्न यानी कि वहाँ पर जो बैक हिस्सा है वहाँ पर लगा हुआ एक टेक्निकल चीज़ होती है जिससे शिप को मोड़ने में, दिशा उसकी तय करने में उसको काम में आता है। तो उसके साथ उन्होंने रोप्स को जो है वहाँ पर बांध दिए हैं। और रोप्स कैसे हैं? तो हैवी रोप्स है, यानी कि काफ़ी मजबूत रोप्स वहाँ पर है। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और सारी जो चीज़ें थी उन सबको उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बांध लिया। डबल लेस्ड का मतलब है कि मजबूताई से बांधना। वेंट थ्रू अवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और फिर उसके बाद वो लोग लाइफ रेफ्ट ड्रिल का मतलब है कि वहाँ पर जो लाइफ सेविंग चीज़ें बोट में जो रखी जाती है, जैसे कि रेफ्ट है यानी कि लकड़ी का या हवा भरे हुए गुब्बारे जैसा एक बोट आती है, या तो लकड़ी का भी रेफ्ट हो सकता है। तो वो क्या होता है कि जब शिप डूबने लगती है तो वो छोटे छोटे जो बोट्स होते हैं, रेफ्ट होते हैं, उसमें वो अपने आप को रख करके वो समंदर में तैर सकते हैं। अटैच्ड लाइफ लाइन्स जो उनके जैकेट्स होते हैं तैरने वाले, उनके शरीर के साथ जिनको अटैच किया जाता है वो उन्होंने पहन लिए। डोन्ड ऑयल स्किन्स, और उन्होंने डोन्ड का मतलब है टू पुट ऑन, टू वियर, यानी कि वो जो वाटरप्रूफ जैकेट्स हैं, ऑयल स्किन्स का मतलब है वाटरप्रूफ जैकेट्स, वो उन्होंने पहन लिए। एंड लाइफ जैकेट्स भी उन्होंने पहन लिए। एंड वेटेड, और वो लोग वेट करने लगे, मतलब कि काफ़ी तूफ़ान आगे बढ़ने लगा, लहरें और भी बड़ी उठने लगी। तो उन लोगों ने तैयारी के रूप में ये जो स्टॉर्म जिब है उसको उतार करके काफ़ी अच्छी तरीके से वो मास्ट को जो स्टर्न है यानी कि बैक पार्ट ऑफ द शिप है उसके साथ उसको हैवी रोप से बांध लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने एक रेफ्ट ड्रिल की, यानी कि सारी चीज़ों की तैयारियां कर ली, ताकि अगर ख़तरा हो या तो शिप को डूबने की नौबत आ जाए तो वो सब लोग अपने आप को उन जैकेट्स के द्वारा, रेफ्ट के द्वारा अपने आप को वो बचा सके। द फर्स्ट इंडिकेशन इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम अबाउट 6 PM, यानी कि जो डिज़ास्टर होने वाला था, जो बड़ा ख़तरा आने वाला था। इम्पेंडिंग का मतलब है यहाँ पर अबाउट टू हैपन, यानी कि जो होने वाला था वो उसका ख़तरा उनको 6 PM यानी कि 6 बजे के करीब उनको वो ख़तरा महसूस हो गया, या तो उनका साइन इंडिकेशन उनको मिल गया। विथ एन ओमनियस साइलेंस, ओमनियस साइलेंस का मतलब है कि ख़तरे से पहले का सन्नाटा, या तो ख़तरे से पहले का जो एक माहौल होता है, जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ पर 6 PM को क्रिएट हो चुका था। उससे उनको पता चल गया था कि अब बहुत बड़ा ख़तरा यहाँ आने वाला है। द विंड ड्रॉप्ड, अब कुछ समय के लिए जो विंड है वो ड्रॉप हो गया, यानी कि बंद हो गया। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और जो स्काई है वो धीरे धीरे काला होने लगा। उसका मतलब है कि काले घने बादल ऊपर मंडराने लगे। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक दहाड़ता हुआ, रोर का मतलब है यहाँ पर दहाड़ना, और वो जो क्लाउड था वो दहाड़ता हुआ उनके ऊपर मंडराया। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और एक बड़ा क्लाउड, टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और शिप के ऊपर आता है। यहाँ पर एफ्ट का मतलब है बैक पोर्शन ऑफ द शिप, शिप का जो बैक पोर्शन होता है उसे हम कहेंगे एफ्ट। तो वहाँ पर आकर के उसके ऊपर वो मंडराया या तो टकराया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, लेकिन जब उनको पता चला कि ये क्लाउड नहीं था तो ये क्या था, ये बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, एक ऐसा बड़ा इनॉर्मस वेव था। जैसे कि समंदर में जब सुनामी आता है तो कितने बड़े बड़े वेव्स आते हैं। कई सालों पहले भारत में केरल के साउथ का जो दरिया किनारा है वहाँ पर सुनामी आया था, और कई मंजिला ऊंची इमारतों के जितना बड़ा
बड़े बड़े लहरें उठी थी वहाँ पर और काफ़ी सारा एरिया तहस नहस कर दिया था। तो उस प्रकार का ये भी इनॉर्मस क्लाउड उन्होंने देखा है कि जो आज के पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था, इतना बड़ा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और दूसरे जो बड़े बड़े वेव्स आ रहे थे उनसे इसकी जो हाइट थी वो दुगुनी थी, काफ़ी बड़ा था ये, और परफेक्टली वर्टिकल यानी कि एकदम सीधा वर्टिकल वो दिख रहा था, विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और काफ़ी फ्राइटफुल यानी कि भयावह था वो, ब्रेकिंग क्रेस्ट यानी कि उसका जो हाई पॉइंट था वो एकदम भयानक लग रहा था। और उनको लगता था कि ये उनके ऊपर गिरेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्लाउड था। क्लाउड माने यहाँ पर जो लहर जो उठी थी इतनी बड़ी, वो काफ़ी बड़ा खतरा था उनके लिए। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप फेस ऑफ द वेव। और जो रोर था वो इतना मतलब वो बड़ा कि वो एक थंडर में बदल गया, एक कड़ाके में बदल गया। एज द स्टर्न मूव्ड अप, स्टर्न मैंने पहले भी आपको बता दिया, स्टर्न का मतलब है कि जो पीछे का हिस्सा होता है, बैक पार्ट ऑफ द शिप, उसको उसने मूव कर दिया अब द फेस ऑफ द वेव। और वो वेव के फेस, वेव की तरफ वो फेसिंग होते हुए। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और एक मोमेंट के लिए उनको लगा कि ये लहर जब उठेगी तो हमारी जो शिप है वो भी लहर के ऊपर उठेगी और शायद हम उसको पार कर जाए। वैसे उसकी संभावना बिल्कुल कम थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑथर ने ऐसा सोचा। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन वो इतने ज़ोर से, ट्रिमेंडस यानी बहुत भयंकर रूप से वो गिरा कि उसने उनका जो डेक है, डेक जो होता है वो मेन पार्ट होता है ऊपर का, जिसके ऊपर बैठा जाता है, जिसके ऊपर सभी चीज़ें सामान रखा जाता है, जो उनका बेस है। डेक माने शिप का जो बेस होता है, तो उस बेस के ऊपर वो गिरता है। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और एक टोरेंट यानी कि वो पूरा जो पानी था, पानी का झरना, वैसे टोरेंट का मतलब है, लेकिन यहाँ पर टोरेंट का मतलब है पानी का बहाव। ग्रीन एंड वाइट वाटर जो उनको दिख रहा था कलर में, वो शिप के ऊपर काफ़ी ट्रेमेंडसली वो गिरा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द विल एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और उनके ऊपर जब पूरा गिरता है तो उनका जो सर है वो विल में घुस जाता है, और विल यानी कि जो स्टीयरिंग होता है उनके पास, जिससे वो बोट को कंट्रोल करते हैं। और आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और वो उस वेव्स के नीचे डूब रहे थे, क्योंकि पानी इतना उनके ऊपर गिरा था कि वो उसमें पूरे डूब गए थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। और उनको पता चला, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब डेथ बहुत दूर नहीं है, मृत्यु अब नज़दीक आ चुकी है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और वो अपना जो कॉन्शियसनेस है उसको वो लूज़ कर रहे थे, यानी कि वो मूर्छित होने की तैयारी में थे। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और कुछ देर के लिए उनको एक छोटी सी शांति महसूस हो गई। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसा सोचा नहीं था, ऐसा हुआ। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अचानक ही उनका जो सर था वो वाटर, पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर का मतलब है पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। और कुछ मीटर दूर जो वेव वॉकर था, यानी कि उनका जो शिप था, वॉज कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग का मतलब है यहाँ पर टर्न ओवर, यानी नियर कैप्साइजिंग का मतलब ऐसा है कि वो पलटने की तैयारी में था। उनका जो शिप है वो पलटने की तैयारी में था। वो तो ऊपर से गिर ही गए हैं, पानी में आ चुके हैं, लेकिन कुछ मीटर दूर उनका जो शिप है वो कैप्साइजिंग का मतलब है नियर टू टर्न ओवर, यानी कि वो पलटने की तैयारी में था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट था वो गिर गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। लेकिन जो वेव था उसने उसको वापस अपराइट यानी कि अपनी पोजीशन में ले लिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट। और उनकी जो लाइफ लाइन है वो काफ़ी टाइट उनको महसूस हो रही थी। टॉट का मतलब है यहाँ पर वेरी टाइट।
I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. और उन्होंने तुरंत ही उसके नज़दीक वो गए, पहुंच गए और गार्ड रेल जो होता है शिप का वो उन्होंने पकड़ लिया और सीधे वहाँ से सेलिंग करते हुए वो वेव वॉकर के मेन जो बूम होता है, मेन जो रूम होता है, मेन जो पार्ट होता है वहाँ पर वो उसके ऊपर आ गए। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक रैग डॉल। और जो दूसरे जो वेव्स छोटे मोटे उसके इर्द गिर्द जो आते रहे, उसके कारण क्या हुआ कि उस शिप के ऊपर वो एक गुड़िया की तरह, रैग डॉल मतलब यहाँ पर गुड़िया, एक खिलौने की तरह वो इधर से उधर उसको वो फेंक रहा था। जो बड़े बड़े जो स्टॉर्म्स थे, यानी कि बड़े बड़े जो वहाँ पर वेव्स थे, उससे वो इधर उधर गिर रहे थे। माय लेफ़्ट रिब्स क्रैक्ड। और उनकी लेफ़्ट रिब माने पसली, उनकी छाती की जो लेफ़्ट साइड की पसली है वो टूट जाती है। माय माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। और उनका जो मुंह है वो पूरा ब्लड से भर जाता है और उनके जो दांत है वो टूट जाते हैं। समहाउ आई फाउंड द व्हील। और किसी भी तरीके से उन्होंने जो व्हील था यानी कि स्टीयरिंग व्हील था उसको खोज निकाला। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और वो स्टर्न जो है उसको मजबूती से उन्होंने मतलब पकड़ के रखा है। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन मतलब नेक्स्ट वेव क्योंकि आएगा तो उसकी तैयारी से वो मजबूती से उसको पकड़े रहे। वाटर वाटर एवरीवेयर। और हर दिशा में, हर जगह पर वहाँ पर पानी ही पानी है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। और उन्होंने ऐसा फील किया कि जो शिप है उसमें पानी भर गया है। बट आई डेड नॉट एबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन वो देखने जाने के लिए वो इस व्हील को छोड़ करके जा नहीं सकते थे। उन्होंने हिम्मत नहीं की। क्यों हिम्मत नहीं की कि अगर वो उस स्टीयरिंग को छोड़ करके अगर वो पानी कितना भरा है वो अंदर देखने के लिए जाए तो उससे क्या हो सकता था कि शिप इधर उधर घूम सकती थी, पलट सकती थी। तो ये बहुत ही खतरे की बात थी, इसलिए ऐसा उन्होंने नहीं किया। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रॉन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। और अचानक क्या हुआ तो फ्रंट हैच यानी कि ऊपर का जो हैच का मतलब है यहाँ पर शिप के अंदर जो व्यक्ति होते हैं बैठे, जो ऊपर का जो बोर्ड होता है उसके नीचे, तो वहाँ से एक ओपनिंग होता है डेक के ऊपर, एक छोटा सा दरवाज़ा जो ऊपर की तरफ खुलता है, तो वो उसे हम बोलेंगे हैच। हैच माने ओपनिंग इन द डेक ऑफ द शिप, यानी कि जो डेक है शिप का ऊपर का जो फ्रंट का जो हिस्सा है उसके अंदर नीचे से बाहर आने का एक मार्ग होता है, उसे हम कहेंगे हैच। वॉज थ्रॉन ओपन एंड मैरी अपीयर। और वो खुल गया और उसमें से मैरी बाहर आई। वी आर सिंकिंग। और मैरी ने कहा कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। वो कह रही थी कि जो ये डेक है वो काफ़ी टूट गया है और पूरा पानी से भर गया है, यानी कि काफ़ी खतरा यहाँ पर उनके सामने आ चुका है। और ये जो शिप है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो डूब जाएगी। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। और तुरंत ही जैसे ही ऑथर ने मैरी को देखा वो चिल्लाए और उन्होंने कहा कि तुम ये व्हील संभालो, स्टीयरिंग संभालो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। स्क्रैम्बल्ड का मतलब है टू मूव क्विकली, यानी कि वो वहाँ से दौड़ते हुए उस हैच की ओर दौड़े क्योंकि उनको अंदर जाके देखना था, उसको इन्वेस्टिगेट करना था। इसलिए उन्होंने मैरी को कहा कि तुम व्हील संभालो, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। वो जो दो व्यक्ति थे, लैरी यानी कि अमेरिकन लैरी विजिल जिन्होंने क्रूमैन के तौर पर लिया था, दूसरे थे स्विस थे व्यक्ति जिनका नाम है हर्ब सेजलर, उनको भी उन्होंने क्रूमैन की तौर पर वहाँ पर अपने साथ में लिया था। तो वो दोनों पंप कर रहे हैं, यानी कि ऐसे पंप होते हैं जो ऐसी आपातकालीन स्थितियों में पानी को बोट से बाहर फेंकने का काम करते हैं। तो पागलों की तरह वो पंपिंग कर रहे हैं, पानी को बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। और जो वहाँ पर टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी वो क्रेजी एंगल्स यानी कि अनप शनप एंगल्स बनाते हुए वहाँ पर तैर रही थी।
द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स, और जो स्टारबोर्ड साइड यानी कि जो शिप होता है उसके दो साइड होते हैं, दो पासे होते हैं। तो एक जो उसका पार्ट है राइट साइड का, उस पार्ट को जो वर्टिकल होता है, जो पानी को अंदर आने से रोकता है, तो उसको हम कहेंगे स्टारबोर्ड। तो जो पूरा स्टारबोर्ड की जो साइड है वो बल्ग्ड इनवर्ड्स यानी कि वो पूरी की पूरी सडनली इंक्रीज़ हो चुकी है और वहाँ पर इनवर्ड हो चुकी है, यानी कि ऊपर उठ चुकी है, टूट चुका है। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज़ स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और वो सारी जो चीज़ें हैं, क्लोथ्स है, क्रॉकरी है, चार्ट्स है यानी कि नक्शे हैं, टिन्स है यानी कि जो डब्बे डब्बियाँ हैं, और टॉयज़ है, वो सारे के सारे वो पानी में इधर उधर मूव कर रहे हैं डीप वाटर में। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और वो आधे तैरे और आधे क्रॉलिंग करते हुए यानी कि वहाँ से घिसकते हुए वो चिल्ड्रंस कैबिन जहाँ पर उनके बच्चे हैं वहाँ पर वो जाते हैं देखने के लिए। आर यू ऑल राइट, उन्होंने पूछा कि आप ठीक हैं। आई आस्क्ड यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, यानी कि जो अंदर नीचे बंक होते हैं, बंक का मतलब है यहाँ पर बिल्ट इन बेड होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे बिल्ट इन बेड होते हैं, जैसे कि जो बर्थ होते हैं ना ट्रेन में, वैसे ही बर्थ यहाँ पर होते हैं कि जिसके ऊपर सोया जाता है। तो वो अपर बंक में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम ऑल राइट हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन उनका जो हेड था वो हर्ट हुआ थोड़ा। सेड स्यू ने कहा कि मेरा जो सर है उसमें थोड़ा लगा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज़, और उसकी जो आँख है, स्यू यानी सुजैन की जो आँख है, उस आईब्रो है, उसके ऊपर उसको काफ़ी चोट आई है और वहाँ पर सूज गया है, फूल गया है, इसलिए बम्प हो चुका है उसकी आँख के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन अभी ऑथर इतनी चिंता में है, उनको पूरी शिप को बचाना है, इसलिए उनकी बेटी को जो आँख के ऊपर सूजन हुई है, जो लगा है, उसकी चिंता करने का समय उनके पास अभी नहीं है। इसलिए ऐसा सेंटेंस यहाँ पर बताया गया है, यूज़ किया गया है कि आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, उन्होंने एक हैमर खोज निकाली। स्क्रूज एंड कैनवास ले लिया, स्क्रू ले लिए कुछ, यानी कि एक हथौड़ी ले ली, कुछ खिल्ली ले लिए या तो स्क्रू ले लिए, और कैनवास यानी कि बड़ा सा एक बोर्ड ले लिया। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और वापस वो स्ट्रगल करते हुए डेक के ऊपर चले आते हैं। डेक यानी कि यहाँ पर तू तक, यानी उसके ऊपर वो वापस आ जाते हैं। स्ट्रगल्ड ऑन द डेक विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। और जो स्टारबोर्ड है वहाँ पर, बेस्ट का यहाँ पर मतलब है डैमेज बाय हिटिंग, कि जो स्टारबोर्ड साइड जो है वो पूरी डैमेज हो चुकी है, क्योंकि पानी का धक्का इतना ज़ोर से लगा था, पानी उसके ऊपर इतनी धक्के से इतने ज़ोर से गिरा था कि वो जो स्टारबोर्ड है वो वहाँ का डैमेज हो चुका है। और स्टारबोर्ड का डैमेज हो जाना उसका मतलब है कि पानी का डेक के नीचे घुस जाना, यानी कि जो अंदर का जो पार्ट होता है शिप का, जो मेन पार्ट होता है, उसमें पानी घुस जाता है। अगर वो पूरा भर जाता है तो शिप डूबने का पूरा खतरा रहता है। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, मतलब जितने वेव्स वहाँ आते रहते हैं उनके ऊपर, वो सारे वेव्स में से पानी उनकी बोट में आता रहता है। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर वो उसको थोड़ा बहुत रिपेयर नहीं कर लेते हैं तो वो श्योर है, ये तय है कि वो डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। तो वहाँ पर जो गैपिंग होल्स है वहाँ पर उन्होंने वो जो कैनवास जो थे वो उस कैनवास को वहाँ लगाया, और वहाँ लगा करके उन्होंने उसको मैनेज करने की कोशिश की, पानी को अंदर आते हुए रोकने का। और वो हैमर जो साथ में ले गए थे, स्क्रूज साथ में ले गए थे, तो जो जो होल्स थे वहाँ पर वो कैनवास लगा करके उस पानी को रोकने की कोशिश वो करते रहे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ वाटर जो है वो अभी भी अंदर बहना चालू है। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है जो पानी का अंदर बह रहा था
क्योंकि उन्होंने कैनवास वहाँ पर लगा दी है, वो बोर्ड्स वहाँ पर लगा दी है, और इसके कारण वो जो पानी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो अंदर नहीं आता है। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। अब उनको और भी एक नई दिक्कत आ चुकी है, और उस दिक्कत वो ऐसी है कि जो उनके हैंड पम्प्स है, मतलब हाथों से चलाने वाले पंप जिससे वो पानी बाहर निकाल रहे हैं, वो ब्लॉक हो चुके हैं। क्यों ब्लॉक हो चुके हैं? अब विद द डेब्रिज के कारण, क्योंकि वहाँ पर जो कचरा जमा हुआ है वो उसमें फंस गया होगा, तो उसके कारण वो ब्लॉक हो चुके हैं। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड इलेक्ट्रिक पंप जो उनके पास था, कि जो मोटराइज पंप होता है जिससे वो पानी बाहर निकलता है, तो वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। वो उसकी जो मोटर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण वो बंद पड़ गई है, तो वो भी काम अभी नहीं कर रही है। तो एक नया प्रॉब्लम उनके सामने आ जाता है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो पानी का जो लेवल है वो काफ़ी भयावह तरीके से वो थ्रेटनिंगली वो काफ़ी ऊपर आ रहा है। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। उन्होंने देखा कि जब वो ऊपर आते हैं, डेक के ऊपर आते हैं, तो उन्होंने पाया कि उनके जो स्पेयर हैंड पम्प्स है वो भी कम्प्लीटली ट्विस्टेड हो गए हैं ओवरबोर्ड के ऊपर, अलॉन्ग विद द फॉरस्टे स्टेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें काफ़ी पोजीशन उसकी ख़राब हो गई है, कम्प्लीटली वो रेंच हो गए हैं। वो क्या चीज़ें हैं? तो फॉरस्टे सेल, इसका मतलब है कि फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप, यानी कि जो शिप का फ्रंट पोर्शन होता है। फिर द जिब तो मैंने पहले भी आपको बता दिया उसका मीनिंग। द डिंगीज़ यानी कि जो स्मॉल रबर बोट्स होते हैं, एंड द मेन एंकर, और जो मेन एंकर जो होता है वो तहस नहस हो गया है, इधर उधर बिखर गया है। देन आई रिमेंबर्ड, फिर उनको याद आया। क्या याद आया? वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। उनको एक चीज़ याद आई कि एक उनके पास एक और भी स्पेयर में एक इलेक्ट्रिक पंप पड़ा है, वो चार्ट रूम फ्लोर के ऊपर पड़ा था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। उन्होंने आउट पाइप के साथ उस पंप को कनेक्ट कर दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और वो काफ़ी थैंकफुल थे कि वो जो पंप था वो काम कर गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और जो पूरी रात थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली। कैसे बढ़ती चली? तो एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, उनको जो पंपिंग यानी कि जो पानी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो रात भर उनको करती रहनी पड़ी। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और स्टीयरिंग भी करता रहना पड़ा, यानी कि जो मेन जो इसका व्हील होता है जो संभालने का काम करता है पूरी शिप को, वो है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो रात भर स्टीयरिंग करते रहे, पानी को बाहर निकलते रहे। और वर्किंग द रेडियो, और रेडियो के साथ काम करते रहे। रेडियो के साथ काम करते रहने का मतलब है कि रेडियो को वो काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो रेडियो सिग्नल्स जो है वो हेल्प के लिए भेजे जा सके। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, लेकिन उन्होंने मेडे कॉल्स का मतलब है सिग्नल्स, जो सिग्नल्स उन्होंने रेडियो से भेजे, लेकिन उन रेडियो सिग्नल्स का कोई भी रिप्लाई उनको मिला नहीं। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन दुनिया के एक समंदर के इतने बड़े बीचों बीच एक रिमोट काफ़ी दूर कॉर्नर में ये सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि ये तो स्वाभाविक था कि काम नहीं करना था, सिग्नल्स भी नहीं मिलने थे क्योंकि वो बहुत दूर थे। शूज़ हेड स्वोलन अलार्मिंगली, यानी कि सुजान का जो हेड है वो पूरा सूज गया है, उसका सर सूज गया है। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज़, उसकी जो आंखें हैं वो भी काली पड़ चुकी है, ब्लैक हो चुकी है। एंड हाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने उनको बताया, क्या बताया? तो उसके जो आर्म है उसके ऊपर भी एक डीप यानी काफ़ी गहरा घाव पड़ चुका है। व्हेन आई आस्क्ड वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, जब उन्होंने पूछा कि आपने पहले आपकी ये इतनी बड़ी इंजरी के बारे में क्यों नहीं बताया, या तो उसकी ट्रीटमेंट करने को आपने क्यों नहीं कहा, तो वो छोटी सी बच्ची ने उनको जवाब दिया, आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस
ऑल, यानी कि वो बच्ची ने ऐसा जवाब दिया कि मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी जब आप हमें बचाने का इतना बड़ा संघर्ष या तो प्रयत्न कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, अब 3 जनवरी का दिन है, मॉर्निंग है, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। और जो उन्होंने जो पानी को रात भर पंप किया था, बाहर आउट पंप किया था, तो उसके कारण काफ़ी सारा पानी वो बाहर निकाल चुके थे उस बोट में से, तो रोटेशन में वो 2-2 घंटे का रेस्ट भी ले सकते थे, अब उतना पानी उसमें बचा था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा भयावह लीक यानी कि एक सुराग ऐसा था कि जहाँ से पानी अभी भी अंदर आ रहा था। ऑन चेकिंग, जब उन्होंने चेक किया तो पता चला, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स, यानी कि जो बोट होती है उसकी मेन रिब का मतलब है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द शिप, यानी कि जो शिप का स्ट्रक्चर होता है, बोट का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस पट्टियों के ऊपर बोट पूरी टिकी हुई होती है उसको हम कहेंगे रिब्स। तो वो जो मेन रिब की जो फ्रेम्स थी वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, और वो ऊपर से लेकर के नीचे कील तक, कील माने शिप के नीचे एक पार्ट होता है एकदम शिप के जो बॉटम है वो उसके भी नीचे, यानी कि पानी में वो कील रहती है, तो वहाँ तक उसका जो स्ट्रक्चर की जो सारी रिब्स थी वो स्मैश यानी कि टूट चुकी थी, और उसके कारण काफ़ी सारा पानी और भी अंदर आ रहा था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। और उसके कारण क्या था कि पूरा जो स्टारबोर्ड का, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टारबोर्ड जो है वो राइट साइड ऑफ द शिप होता है, तो उसको जुड़े रखने के लिए, होल्ड किए रखने के लिए, उसको पकड़े रखने के लिए कुछ कपबोर्ड्स पार्टीशंस थे, उसके दम पर ही वो वहाँ पर टिका हुआ था, ऐसा इसका यहाँ पर कहने का उनका मतलब है। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हीट, और जब से वेव हीट हुआ तब से लेकर के 15 घंटे तक वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वॉकर अब इतना मजबूत नहीं रहा था, नहीं बचा था कि वो उनको वापस ऑस्ट्रेलिया तक वो ले जा पाता, क्योंकि उसको तो बीच में टूटना ही टूटना था। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands a few 100 kilometers टू द ईस्ट। फिर उन्होंने, चार्ट का मतलब है यहाँ पर नक्शे जो थे उसको चेक किया, और उन्होंने कुछ गाणितिक कैलकुलेशन किए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ किए, और दैट देयर वर 2 small islands, और उसके ऊपर से, उस नक्शे के ऊपर से उनको पता चला कि वहाँ पर आगे 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कि वो कुछ फ्यू 100 किलोमीटर्स यानी कि 200-300 किलोमीटर दूर ईस्ट की ओर होंगे वो। तो इतने दूर है क्योंकि उनको तो अभी कई 1000 किलोमीटर की मतलब जर्नी अभी तय करनी है, लेकिन कुछ 100 किलोमीटर दूर 2 छोटे छोटे आइलैंड है, ऐसा उन्होंने नक्शे में देखा। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, एक जो है उसका नाम है आइल एम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और वो जो टापू है एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम, वो फ्रेंच बेस है, यानी कि फ्रेंच कंट्री का साइंटिफिक बेस है, यानी कि वहाँ पर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं उसके लिए फ्रांस ने उसको रखा था, और वहाँ पर जो कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिंक्स इन द वास्ट ओशन, और उनकी सिर्फ एक ही होप थी, एक ही आशा थी, क्योंकि इतना बड़ा समंदर, लाखों किलोमीटर चौड़ा समंदर, उसके बीचों बीच ये है। अभी कई 1000 किलोमीटर की अगर वो सफ़र तय करेंगे तभी जाकर के वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएंगे, लेकिन वो तो संभव नहीं था क्योंकि शिप उनकी बुरी तरह से टूट चुकी थी और कुछ 100 किलोमीटर्स तक ही उनका साथ दे पाए, ऐसी कंडीशन में थी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मतलब है कि इतने बड़े ओशन में जो पिन की नोक होती है उतने छोटे छोटे ये आइलैंड है, यानी कि इन सर्च फॉर
2 स्मॉल आइलैंड्स, यानी कि वो लोग जो है वो सर्च में हैं। ये 2 जो आइलैंड हैं छोटे छोटे, उसमें से अगर कोई आइलैंड उनको मिल जाता है दोनों में से, तो शायद उनकी लाइफ जो है वो सर्वाइव हो जाएगी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। अब अगर ऐसा होता है कि विंड और सीज, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जितने भी काफ़ी विशाल, जो बड़े बड़े इनॉर्मस जो वेव्स आ रहे थे, लहरें आ रही थी, वो अगर रुक जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर होइस्ट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर रुक सकते हैं कुछ समय के लिए। और चांस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन उनका जो चांस था वो इतना मजबूत नहीं था। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और उनका जो एक स्पेयर में जो दूसरा इंजन होता है वो भी ख़राब हो चुका था ये ग्रेट वेव के कारण। ऑन जनवरी 4, यानी कि 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, यानी कि उन्होंने 36 घंटों तक कंटिन्यूसली पंपिंग किया अंदर से पानी निकालने को, और तब जनवरी 4 जनवरी का दिन आया। वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, वो मतलब जो पानी है उसको काफ़ी बाहर वो निकाल पाए थे, और अब कुछ ही सेंटीमीटर पानी बोट में बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब उनको क्या करना था, तो सिर्फ पानी को अंदर आने से रोकना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और वो उनका जो मेन मास्ट है उसके ऊपर कोई सेल, यानी कि जो मैंने पहले बताया था जो जिब्स होते हैं, जो सेल होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं जिसके कारण बोट को, शिप को दिशा मिलती है, तो उसको वो मेन मास्ट के ऊपर नहीं सेट कर पा रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अगर वो ऐसा करते तो रिगिंग, यानी कि जो बड़े बड़े जो रस्सियाँ होती है जो उसको जो हल के साथ बांधा जाता है, यानी कि उसका जो शिप है उसके स्ट्रक्चर के साथ बांधा जाता है, तो उसके प्रेशर के कारण, यानी कि इतने बड़े जो मास्ट होता है काफ़ी बड़ा खंभा, और उसके साथ इतना बड़ा कपड़ा जब बांधा जाए तो पवन के कारण वो कपड़ा भी खींचता है, और उसके कारण जो रस्सियाँ है उसके जो प्रेशर है उसको वो बोट है वो सहन नहीं कर पाएगी। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो स्टॉर्म जिब, यानी कि जो छोटा वाला जो जिब होता है उस जिब को उन्होंने उसके ऊपर होइस्ट किया, लगाया, और फिर वो उस दिशा में चले कि जहाँ पर 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और 2 दिन के बाद पहली बार आज उन्होंने कुछ खाना खाया। कॉर्न बीफ था उनके पास, यानी कि वो जो मांस होता है वो था, और क्रैकर बिस्किट्स यानी कि बिस्किट्स थे उनके पास, वो उन्होंने 2 दिन के बाद आज खाए थे जो साथ में लाए थे। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनका ये जो शांति का जो समय था, उनका जो इंटरवल ऑफ रेस्ट था वो काफ़ी छोटा था, क्योंकि वो लंबा नहीं रह पाया। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और फिर से बड़े बड़े जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो उठने लगी। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और 1 घंटे में तो वापस जो पवन था वो 40 knots यानी कि 40 knots प्रति घंटे की रफ्तार से बहने लगा। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और वापस वो जो लहरें थी वो और भी ऊंचे उठने लगी। तो काफ़ी ख़तरनाक परिस्थिति फिर से भी उनके लिए पैदा हो गई। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और पूरी रात भर जो वेदर था, हवामान था, वो डिटेरियोरेट यानी कि काफ़ी बिगड़ने लगा रात भर। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। और जब वो 5 जनवरी की सुबह हुई तब तक उनकी जो स्थिति थी वो वापस बिगड़ गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड। जब वो नीचे गए बच्चों को कंफर्ट दिलाने के लिए, उनको आश्वासन दिलाने के लिए, तो जॉन ने पूछा, उनका जो बेटा है उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। डैडी क्या हम मर जाएंगे। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। लेकिन ऑथर ने उनको
एक दिलासा दिया, एक भरोसा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, हम कर लेंगे, हम मरने वाले नहीं हैं, हम हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उस बच्चे ने कहा, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई। तब उस बच्चे ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, या तो हम डरते नहीं हैं पापा, क्योंकि हम सब साथ में हैं। हम मरने से डरेंगे नहीं क्योंकि हम सब साथ में हैं। तो ये जो बहुत ही भावुक करने वाला जो स्टेटमेंट है उस लड़के का, छोटे से बच्चे का, वो स्टेटमेंट इस पूरा जो चैप्टर है उसका हार्ट है, एक हार्द है, और उसी को ही टाइटल के रूप में इस लेसन के यहाँ पर लिया गया है। तो उस बच्चे ने कहा कि मम्मी, श्यू, मैं और आप, हम चारों जब साथ में हैं तो फिर मरने से क्या डरना, ऐसा वो बच्चे ने उसके पिताजी को कहा। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, लेकिन जो ऑथर है उनके पास शब्द नहीं थे उसको जवाब देने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी भावुक हो गए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। लेकिन बच्चे के उस शब्द के कारण, उस सेंटेंस के कारण ऑथर के मन में इतना जोश और जोम भर गया कि उन्होंने ठान ले ली, डिटरमिन यानी संकल्प लेना, ठान लेना। उन्होंने ऐसा ठान लिया कि मैं ये फ़ाइट जो है उसको जीतूँगा, और किसी भी तरीके से मेरे पास जितनी भी स्ट्रेंथ है, जो कुछ भी मेरे पास है, उससे मैं प्रयत्न करके मैं इन सबको बचा लूँगा और अपने आप को भी बचा लूँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू, यानी कि जो स्टारबोर्ड साइड जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथर ने क्या डिसाइड किया, तो हीव टू का मतलब है टू लिफ्ट अप विथ एफर्ट्स स्टॉप द बोट, यानी कि जो बोट है उसको वहाँ पर कुछ देर के लिए वहाँ पर रोकना, उसको स्टॉप करना। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, यानी कि जो डैमेज नहीं हुआ था, जो बचा हुआ हल था, जो पोर्ट हल यानी कि पोर्ट की तरफ रहने वाला उसका हल जो है, उसको फेस करते हुए, किस तरफ फेस करते हुए, तो द ऑन कमिंग वेव्स, यानी कि आने वाली जो लहरें थी उसके सामने बचे हुए हिस्से को रखते हुए उन्होंने वहाँ पर कुछ समय के लिए रोकने का डिसीजन लिया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, और एक एंकर उन्होंने यूज़ किया, सी एंकर, जो समंदर में वो एंकर को रखा जाता है, फेंका जाता है, जो बड़े बड़े बैरल से बना हुआ होता है, जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है, वो नॉर्मली प्लास्टिक बैरल्स होते हैं। तो इम्प्रोवाइज्ड का मतलब है हैंडमेड, यानी कि हाथों से बनाया हुआ। तो उसका यूज़ करके वहाँ पर उन्होंने कुछ समय के लिए स्टॉप करना तय किया। सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप से, यानी कि नायलॉन की रस्सियों से वो बना हुआ है। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन भरने के जो प्लास्टिक बैरल्स आते हैं, उन बैरल्स से उन्होंने एंकर बनाया था, जिसको समंदर में डाला जाता है शिप को रोकने के लिए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स as the motion of the ship brought more and more water through the broken planks। और उस इवनिंग को मैरी और ऑथर ये दोनों हाथ में हाथ रख करके वहाँ पर साथ में टुगेदर बैठे हुए हैं, और मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, और जो शिप का जो मोशन है, यानी कि शिप की जो मूवमेंट है, उसके कारण और भी ज़्यादा पानी जो है वो अंदर जो ब्रोकन प्लैंक्स, यानी कि जो टूटी हुए जो उसकी जो परतें हैं, उसमें से वो अंदर आता रहता है, आता जाता है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और इन दोनों को लगा कि अब हमारा जो अंत है वो काफ़ी नज़दीक है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। इसका यहाँ पर मतलब है कि जो वेव वॉकर है, रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग January 6, यानी कि January 6 का जब समय आया तो विद द विंड ईजिंग, और विंड भी काफ़ी ईजिंग, यानी कि अब धीरे धीरे हल्के पड़ रहे थे,
आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंस। उन्होंने सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग करने की कोशिश की। सेक्सटेंट का यहाँ पर मतलब है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमिन पोजीशन ऑफ द शिप, यानी कि उससे पता चलता है कि शिप की जो पोजीशन है वो पृथ्वी के कौन से अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड जो होते हैं उस नंबर्स को वो शो करता है, बताता है। तो उससे उन्होंने पता करने की कोशिश की कि हम यहाँ पर कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और वापस वो चार्ट रूम में आते हैं और उन्होंने विंड स्पीड्स के ऊपर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, जो उनका रास्ता है उसके जो चेंजेस यानी कि जो बदलाव हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने जांच की। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और उनकी जो ड्रिफ्टिंग है, करंट से पानी के जो बहाव है उसके ऊपर से उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि उनकी पोजीशन है वो एक्चुअली वो कहाँ पर है। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और ऑथर ने उस सेक्सटेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उससे उसका यूज़ करके कुछ पता किया कि वो 1.5 लाख किलोमीटर लंबे ओशन में कहीं पर ऐसी जगह पर है कि वो एक 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड वो खोज रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब वो सोच रहे थे, शू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, और जो शू है उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया। पेनफुली वो भी मूव कर रही है क्योंकि काफ़ी चिंताएं हैं, काफ़ी चोटें हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, उनके हेड का, उनके सर का जो लेफ्ट हिस्सा है वो काफ़ी सूज गया है। एंड हर ब्लैकंड आइज़ नैरोड टू स्लिट्स, और उनकी जो ब्लैकंड आइज़ हैं यानी कि वो जो काफ़ी काली पड़ चुकी है, नैरोड टू स्लिट्स यानी कि स्लिट्स की तरह वो भी एक नैरो यानी कि काफ़ी संकड़ी हो चुकी है। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने शिव ने यानी कि सुजैन ने, उनकी जो बेटी है, उन्होंने उनको एक कार्ड दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, और उस कार्ड के फ्रंट के ऊपर उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, तो कैरिकेचर्स, मैरी का और उनका, कैरिकेचर का मतलब है यहाँ पर कार्टून की तरह दौरा जाता है, कार्टून की तरह उसको ड्रॉ किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एन एग्जैजरेटेड ड्राइंग ऑफ अ पर्सन, यानी कि पर्सन का एक कैरिकेचर जिसको हम कहेंगे, एक कार्टून जिसको हम कहेंगे। विद द वर्ड्स, और उसमें लिखा था हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको हंसा सकते हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और वो काफ़ी इसको देख करके हंसे। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसमें अंदर मैसेज लिखा हुआ था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को बहुत ही प्यार करती हूँ, मम्मी पापा को। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये जो कार्ड है वो थैंक यू कहने के लिए है अपने पापा को, और होप फॉर द बेस्ट यानी कि काफ़ी अच्छा हो ऐसी होप वो करती है। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी भी तरीके से मतलब हमें यहाँ से बच निकलना है। तो एक कार्ड जो स्यू है ऐसी परिस्थितियों में भी अपने पापा का जो मॉरल है उसको बचाए रखने के लिए एक ये जो कार्ड था वो काफ़ी था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, ऑथर ने बार बार उनके जो कैलकुलेशंस है कि वो कौन सी पोजीशन पर है, वो किस जगह पर जा रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, उनका जो मेन कंपास था वो तो खो गया था, लेकिन स्पेयर में जो था उसका वो यूज़ कर रहे थे। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और वो इतना सटीक नहीं था कि जो मैग्नेटिक वेरिएशंस जो है कि जो दिशा निर्देश करते हैं वो उसमें अच्छी तरह से नहीं हो पा रहे थे, उसको करेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जो स्पेयर कंपास है उसको करेक्ट दिशा के हिसाब से करना पड़ता है, तब जा कर के जो मैग्नेट है वो सही दिशा बता पाता है। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। और यहाँ पर ऑथर ने अलाउंस का मतलब है एक डिटर्मिनेशन किया, एक निर्णय लिया उसके लिए। another estimate of the influence of the westerly currents, जो वेस्टर्ली करंट्स आते हैं यानी कि वेस्ट से जो पानी के जो बहाव है, जो हवाएं आ रही है, which flow through this part of the Indian Ocean, कि जो इंडियन ओशन के इस पार्ट पर जो
बहते हैं उसके ऊपर से उन्होंने एक निर्णय लिया, कुछ तय किया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज़। और 2 बजे के आजू बाजू वो डेक के ऊपर आए और वहाँ आकर के उन्होंने लैरी को स्टीयर करने को कहा, यानी कि स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने को कहा और कहा कि 185 डिग्री तक का जो कोर्स है वो तय करे अपने स्टीयरिंग से। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए। आई टोल्ड हिम विथ कॉन्विक्शन, उन्होंने बहुत ही, कॉन्विक्शन का मतलब है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। आई टोल्ड हिम विथ कॉन्विक्शन आई डिड नॉट फील, कि जो एक्चुअली उनको फील नहीं हो रहा था, फिर भी ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, यानी कि 5 बजे तक हम उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और वो वापस चले गए। तो जो लैरी जो स्टीयरिंग कर रहा था उसको वो डेक के ऊपर आकर के ये इंस्ट्रक्शन दे करके गए और वापस वो नीचे चले गए। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और वो उनका जो बंक था उसके ऊपर वो चढ़ गए और वहाँ सो गए, और अमेजिंगली डोज्ड ऑफ यानी कि काफ़ी समय के लिए वहाँ पर सो गए। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब वो वहाँ से जागे तो वो 6 बजे का टाइम था। एंड ग्रोइंग डार्क, और अभी अंधेरा छा रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडेंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और जब वो 6 बजे, क्योंकि उनका अनुमान था कि 5 बजे वो वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन जब वो जागे तो 6 बज चुके थे, क्योंकि काफ़ी थकान के कारण गहरी नींद उनको आ चुकी होगी। तो 6 बज चुके थे तो वो ऊपर नहीं आए, और जब वो ऊपर आए तो उनको लगा कि हमने जो आइलैंड है वो मिस कर दिए हैं, यानी कि आइलैंड से भी हम आगे निकल चुके हैं। अब ये वेस्टर्ली विंड्स के सामने वापस जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। एट दैट मोमेंट, और उसी समय, अ टोजल्ड हेड appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. और उसी समय अ टोजल्ड हेड यानी कि बिखरे हुए बालों वाला लड़का, उनका जो लड़का है उसका नाम है जोनाथन, जो बिखरे हुए बाल है वो उनका जो बंक है जहाँ पर वो सोए थे वहाँ पर आया, और उसने कहा कि क्या पापा मैं आपको हग कर सकता हूँ, मैं आपको गले लगा सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू जो थी उनकी बेटी थी सुजैन, वो बिल्कुल उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, तो उन्होंने पूछा कि मैं आपको क्यों गले लगाऊँ बेटा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता है। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी है, माई सन रिप्लाइड, उनके सन ने रिप्लाई दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मतलब उसने कहा कि अभी नहीं, आज नहीं, क्योंकि वो घबराए हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि 6 बज गए हैं और जो आइलैंड है वो तो पीछे रह गए हैं, वहाँ तो ये पहुँच ही नहीं पाए। वाई यू मस्ट बी सेड स्यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। तो स्यू ने कहा कि पापा आपको हग करना चाहिए, क्योंकि आपने उस आइलैंड को खोज निकाला है। व्हाट, आई शाउटेड, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटल शिप। और वो सब साथ में बोले, दोनों साथ में बोले कि वो हमारे सामने ही है। कोरस यानी कि साथ में बोलना। एज बिग एज अ बैटल शिप, और एक बड़ी बैटल शिप के जितना वो बड़ा आइलैंड है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। और तुरंत ही वो डेक के ऊपर दौड़ा और वहाँ पर देखा उन्होंने, तो क्या देखा, विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन। स्टार्क का मतलब है वेरी प्लेन एंड इजीली सीन, यानी कि एक काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली एक आउटलाइन उनको दिखी। किस चीज़ की आउटलाइन दिखी, तो वो थी आइल एम्स्टर्डम, यानी कि आइल एम्स्टर्डम ये एक टापू का नाम है, एक आइलैंड का नाम है। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और ये जो आइलैंड है वो क्या है, तो ये एक पीस है। कैसा पीस है, तो वॉल्केनिक रॉक, यानी कि जो वॉल्केनिक यानी कि वॉल्केनिक रॉक जो ज्वालामुखी का रॉक होता है उसका ये एक ब्लिक पीस, यानी कि उसका एक छोर था। विथ लिटिल वेजिटेशन, जिसके ऊपर बहुत कम वेजिटेशंस थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और उनके लिए अभी तो ये काफ़ी
सुंदर आइलैंड था, मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड था। क्यों मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड था? क्योंकि उनके जीवन को बचाने वाला ये आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, एक रात के लिए उन्होंने जो शोर था उसके पास ही थोड़ा दूर उन्होंने अपनी जो शिप है उसको एंकर किया, वहाँ पर रोका, लांगरा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। और वहाँ पर रहने वाले जो 28 इनहेबिटेंट्स जो लोग थे वो कौन थे? तो पहले बताया गया था कि फ्रांस का ये साइंटिफिक बेस है, जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्चेज होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो करने वाले शायद ये वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो इन्होंने इनको काफ़ी मदद की और उन्होंने उनको वेलकम किया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और वापस जब वो उस आइलैंड के ऊपर उतरे तो एक बार फिर से उनके पैरों के नीचे ज़मीन आई। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और उनके जो वो सोच रहे थे वो किसके बारे में सोच रहे थे? लैरी एंड हर्बी के बारे में सोच रहे थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, मतलब इतने ग्रेट फियर कॉज करने वाला जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसमें भी लैरी और हर्बी दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया। एंड ऑफ मैरी, वो मैरी के बारे में सोच रहे थे। वो स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, मतलब जब वो सारी चीज़ें ठीक कर रहे थे तब उसने व्हील को संभाला, स्टीयरिंग को संभाला। किसने संभाला? उनकी पत्नी ने, मैरी ने। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा उन्होंने सोचा, आई थॉट ऑफ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, वो 7 साल की लड़की के बारे में सोचा जो उनकी बेटी थी। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, कि जो उसकी सर की जो जख्म थे, जो सर की जो इंजरी हुई थी उसके बारे में वो उनको बताना नहीं चाहती थी ताकि उनको चिंता न हो। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, कि बाद में जब उसकी ट्रीटमेंट की गई तो 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े उसकी जो स्कल है यानी कि उसकी जो खोपड़ी है और स्किन के बीच में जो ब्लड क्लॉट्स हो चुके थे उसको रिमूव करने के लिए। एंड ऑफ अ 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उन्होंने वो 6 साल के बच्चे के बारे में सोचा कि जो मतलब मरने से घबराता नहीं था। क्यों मरने से घबराता नहीं था? क्योंकि वो पूरा जो फैमिली था वो साथ में था। तो ये था लेसन आज हमने यहाँ पर किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये डायलॉग है कि जो जोनाथन के द्वारा यानी कि ऑथर के बेटे के द्वारा बोला गया है। और ये डायलॉग बहुत कुछ हमें बताता है और सिखाता भी है कि इसके कारण जो ऑथर है उनका जो जुस्सा था, उनका जो आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ गया काफ़ी हद तक। और उन्होंने ठान ले ली कि कुछ भी करके मैं बचा करके ही रहूँगा। तो और आखिर में ये लोग उस बेस पर पहुंच जाते हैं, वो आइलैंड जो है वो उनको मिल जाता है। यानी कि व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन व्यक्ति एक बार संकल्प ले ले, ठान ले और मेहनत करे तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँची उन विपरीत परिस्थितियों में भी पहुँच जाता है। ये कहने का तात्पर्य है इस लेसन का। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।